हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 आउट ऑफ 15 प्रश्न। हिंदी में दोस्तों 15 नंबर पैसेज से आता है और 15 नंबर पेडागोजी से आता है। तो हम लोग पेडागोजी जितनी भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है, ट्रेंड किए हुए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट जितने 2011 से 2024 तक एक सेट के माध्यम से करा रहे हैं। आज का सेट नंबर 10वां है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्या भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, या भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, या उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति के बारे में सीखकर, या प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का प्रयोग करके। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन यानी कि अर्जित जो है वो भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपनों से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं, वही भाषा अर्जित कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। अभिव्यक्ति मतलब कि व्यक्त करके, यानी कि एक ग्रहण होता है, एक अभिव्यक्त होता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो इसमें पूछा है कि अभिव्यक्ति जो हम व्यक्त करते हैं, तो क्या पढ़ना सुनना हो गया। अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप ग्रहण करेंगे। सुनना क्या होता है, सुनना ग्रहण होता है और लिखना अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पे बोलना और लिखना दोनों को दोनों यहाँ पे अभिव्यक्त कौशल हो जाएंगे। सुनकर एवं पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्त में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बोलना और लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सभी प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से हम एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है, इसमें असमर्थ है, तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है, ये पढ़ेंगे और उसके आधार पे हम लोग आंसर देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना। क्या लेखन वैकल्य, या क्रिया वैकल्य, या गणन वैकल्य, या पठन वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, पठन वैकल्य। ये पठन वैकल्य एक औसत बुद्धि, मतलब एक औसत बुद्धि बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता या पठन वैकल्य, या इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं, से क्या होता है, ग्रसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पठन वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभिकथन ये क्या कह रहा है। भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। जो भाषा का कार्यात्मक मॉडल होता है, क्या संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ी रहती है। बिल्कुल सत्य, ये भाषा कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक से जुड़ी रहती है। और भाषा कार्यात्मक अर्थों को अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। बिल्कुल सत्य, यानी कि ऑप्शन ए। कथन ए और तर्क आर भी दोनों सत्य हैं, और ये व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि भाषा के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को किया जाता है, इसलिए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। क्या वर्णनात्मक लेखन, या विवरणात्मक लेखन, या वृत्तांत लेखन, या तार्किक लेखन। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, वर्णनात्मक लेखन।
ये वर्णनात्मक लेखन क्या होता है, इससे आशय यह है कि किसी घटना, किसी विषय वस्तु या किसी दृश्य या किसी चित्र का शब्दों द्वारा या वर्णों और वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप से वर्णन करना होता है, वही वर्णनात्मक लेखन कहलाता है। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किसी भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? क्या कुल भौतिक प्रक्रिया के रूप में, या मौन तरीका के रूप में, या प्राकृतिक उपागम के रूप में, या सामुदायिक भाषा अधिगम के रूप में? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम। सामुदायिक भाषा अधिगम एक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है जो समूह रुचि सीखने में केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? क्या उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड कहलाता है जिसे एनेक्डोट रिकॉर्ड कहते हैं, या पोर्टफोलियो कहलाता है, या रूब्रिक या परियोजना? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, पोर्टफोलियो कहलाता है। बच्चे की क्या अचीवमेंट है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, पूरी एक डाटा एक रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में। बच्चे के माता पिता एक्टिविटी जितने बच्चों के कारण रहती है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो फाइल होती है, वो एक क्लास से दूसरे क्लास टीचर को दे दिया जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बच्चे की क्या अचीवमेंट है। सारी तो वही पोर्टफोलियो में एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? ये क्या कह रहा है, गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित है, गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं। बिल्कुल, एक्टिविटी गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित है। सार्थक अंतःक्रिया रहेंगी तो गतिविधियां और आप लोग का अच्छा होगा। गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती है। बच्चों को गतिविधियां या एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन या वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हो। तो ए बी दोनों सत्य हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, या शास्त्रीय भाषाओं, या विदेशी भाषाओं की? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की? तो ऑप्शन नंबर 2 ही लॉक हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसके, 2020 यानी कि एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के अध्यापन के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो क्या विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, या संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का, या बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण व्यवस्था का, या विषय वस्तु एकीकृत भाषा अधिगम का? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता जिम कमिंस द्वारा विकसित एक भाषा से संबंधित शब्द है। किसमें? जिम कमिंस दोस्तों, जिम कमिंस का द्वारा विकसित एक भाषा से संबंधित शब्द है जो इसके विपरीत औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा को संदर्भित करता है, यानी कि बीआईसीएस के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता क्या है? टोटल फिजिकली रिस्पांस। क्या दोस्तों? टोटल फिजिकली रिस्पांस यानी कि हम समग्र रूप से भौतिक रूप से यही कह सकते हैं, जितने आपके शारीरिक एक्टिविटी होती है उसी को टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकली रिस्पांस कहते हैं। तो टीपीआर किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगी? तो क्रिया करके सीखने वाले, श्रवण द्वारा सीखने वाले, या पठन द्वारा सीखने वाले, या चित्र देखकर सीखने वाले। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, क्रिया करके सीखने वाले। छात्र पूरे शरीर की क्रियाओं के साथ इसमें क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? देखिए नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, राजस्थानी। तो हम लोग दोस्तों देखिए नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, जिसमें 22 भाषाएं उल्लेखित है और राजस्थानी नहीं है। एक बार हम 22 भाषाओं को देख लेते हैं कौन कौन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन है। तो एक बार आप सनसनी निगाह से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए जो संविधान की 22 भाषाएं में सम्मिलित है वो असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये ये नाम जो 22 भाषाएं हैं इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन है। डायरेक्ट दे देगा कि नहीं, एक बार बोडो दिया था तो एक बार राजस्थानी दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे दिया रहेगा। आज देखिए राजस्थानी दिया है कि नहीं है। एक पिछली पिछली इससे पिछले से पिछले बेर में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन है, तो बोडो उसमें था और 3 ठो ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, 22 भाषाओं को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो यह एक उदाहरण है टॉप डाउन प्रोसेसिंग का, बॉटम प्रोसेसिंग का, अनुमति डिकोडिंग का, एकीकृत डिकोडिंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, बॉटम प्रोसेसिंग का। बॉटम अप प्रोसेसिंग की अवधारणा बताती है कि मस्तिष्क के भीतर उत्तेजनाओं को, धारणा को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लॉक हो जाएगा, बॉटम अप प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, या संदर्भ के द्वारा भाषा शिक्षण, या भाषा के द्वारा संदर्भ, या संदर्भ समुचित भाषा में। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का लॉक हो जाएगा, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। क्योंकि विभिन्न स्वर व स्तरों या रजिस्टरों के रूप में जाने वाली विभिन्नताएं एक विद्यार्थी के शब्द या वाक्य भंडार का एक अर्थ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग को चैनल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए इसी तरह प्रीवियस ईयर मैराथन क्लास हम लाते रहे। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थी क्या करती हैं, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी अर्थ समझ में नहीं आती यानी कि नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। क्या मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, या विन्यास पर ध्यान देना, या अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, संदर्भ सामग्री मदद लेना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक हो जाएगा, विभिन्न संदर्भ सामग्री की मदद लेना। जहाँ आप लोग को संदर्भ दिखे, विभिन्न संदर्भ दिखे, संपूर्ण पेडागोजी में बताए हैं, एकदम पॉजिटिव होता है। विभिन्न संदर्भ सामग्री में एक एक प्रकार की एक्टिविटी आ जाती है, हर एक समग्र रूप से आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।